हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे हिंदी की प्रश्नोत्तरी की तीसरी क्लास है। अभी तक हमने 2 क्लासेस ली थी इसकी, जिसमें हमने हिंदी के प्रश्न हल किए थे। ये जो आपके प्रश्न है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को हल करके आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो किस तरह चल रही है। बड़ी ईमानदारी के साथ आप ये प्रश्नों को हल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है? ये इस पंक्ति को पढ़ लेंगे और समझेंगे ये किसकी है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये पंक्तियां हैं वो कई बार परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की या मैथिली शरण गुप्त की है। तो जो आपकी ये पंक्ति है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, इस तरह परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला या सुमित्रा नंदन पंत, इस तरह अन्य नाम भी आ जाएंगे। तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा रचना के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें चिदंबरा रचना के लिए। इनकी अन्य रचनाएं हैं युगवाणी, वीणा, लोकायतन, पल्लव, ग्राम्या, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चिदंबरा याद रखना, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पूछ लिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा पर। अगला प्रश्न है, रीतरात्मक काव्य रीति काव्य की आत्मा है, ये किसने कहा है, किस आचार्य ने कहा है? रीति, इसका अर्थ क्या होगा? रीतिरात्मक काव्य। तो रीति काव्य की आत्मा है, ये किसने कहा है, किस आचार्य ने कहा है? बामन ने, भामा, मम्मट या दंडी। तो रीति काव्य की आत्मा है ये वामन ने कहा है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, वामन। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा किससे संबंधित है? दरिद्रता में आनंद लुटाना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना। तो लंगोटी यहाँ पर दरिद्रता का प्रतीक है। फाग खेलना यानी कि होली खेलना। तो दरिद्रता में आनंद लूटना को कहते हैं लंगोटी में फाग खेलना। तो ये मुहावरे का जो सही अर्थ होगा दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? गुणवाचक, सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। जिसने मुझसे संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की क्लास ली होगी, जिसने हमारी जो क्लासेस हैं वो अटेंड की होंगी, जिसमें मैंने पढ़ाया है आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और वर्णमाला। तो जिसने ये क्लास अटेंड की होगी उसको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। सभागार में बहुत आदमी थे। बहुत कितने थे ये एक्यूरेट हमें नहीं पता, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। निश्चित प्रमाणवाचक तो नहीं होगा। गुणवाचक यानी कि गुण भी नहीं है ये इसका। सार्वनामिक भी नहीं है, सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो कौन सा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सही है। अनिश्चित यानी निश्चित आदमियों की संख्या हमें नहीं पता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा ये। अगला प्रश्न है आपका, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो सरहपा हैं उनका संबंध जैन काव्य से है, नाथ साहित्य से या सिद्ध साहित्य से या रासों काव्य से है। तो आपको पहले पता होने चाहिए सरहपा जो कवि हैं या वो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं सरहपा। जो आदिकाल का साहित्य था उसे 3 भागों में बांटा गया था। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। तो 3 भागों में 3 रूप हैं आदिकाल के साहित्य के आपके 3 रूप हैं। उसमें कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। ये 3 साहित्य के रूप हैं आदिकाल में।
आदिकाल में जो आदिकाल का साहित्य है उसके 3 रूप हैं, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। जो सिद्ध साहित्य, इसमें थे 84 कवि, इन्हें 84 सिद्ध कहते थे, 84 सिद्ध, इन्हें ही 84, इसके अंतर्गत 84 कवि थे, उन्हें ही 84 सिद्ध कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में सिद्धों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे कितने सिद्ध हैं, 84, 84 सिद्ध हैं। इनमें सरपा, सवरपा, कड़प्पा, लोईपा ये आदि हैं, ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। रासो साहित्य में जैसे आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, चंद्रप्रदाई वगैरह इसके कवि थे। रासो साहित्य उसमें बटा हुआ है। फिर नाथ साहित्य आता है। जो नाथ साहित्य में जो कवि थे वो शिव के भक्त थे, शैव भक्त थे, शिव के भक्त थे। और नाथ साहित्य के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, इन्हें मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं, मच्छंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, इनके एक ही नाम है, मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। तो आप समझ गए होंगे अब बिल्कुल कि सरपा का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य से है। किससे, सिद्ध साहित्य से। ये सिद्ध कवि है ये सरपा। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न उत्तराखंड के पेपर में बहुत बार पूछा है। मैंने आपके पेपर जब एनालाइज करती हूँ तो उसमें देखा है कि भरत मुनि से रिलेटेड एक प्रश्न हर परीक्षा में जरूर आ रहा है, तो ये याद रखिए, इनका सूत्र भी याद कर लीजिए। सूत्र तो क्या था, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयुगाग्र, रस निष्पत्ति। तो ये सूत्र था इनका। और इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है, मैंने कल की क्लास में बताया था। भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं, 8 रस। वैसे रस कितने हैं, 9 नवरस, 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। और कौन सा रस इन्होंने नहीं माना है, तो शांत रस, स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। चलिए अगला है, क्ष वर्ड का उच्चारण स्थान है। जो क्ष आपका है, क्ष, तो किससे मिलकर बना है, क्ष, का प्लस सा से। किससे मिलकर बना है, का प्लस सा। ये कौन सा सा है, नाम आपको याद है, उच्चारण स्थान मैंने पढ़ाए थे वर्णमाला की क्लास में, मूर्धन्य। शा किससे बोला जाता है, ये मूर्धन्य सा है। का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। किससे, कंठ से आपके का उच्चारण होता है। और ये सा जो है आपका मूर्धन्य सा है। तो कंठोष्ठ, कंठ या ओष्ठ से बोला जाता है क्ष, ये कंठ मूर्धन्य से बोला जाता है, या दंत से या दंतोष्ठ से। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, का बोला जाता है कंठ से और ये श बोला जाता है मूर्धन्य से। तो आपका कंठ और मूर्धन्य से बन ऑप्शन बी, कंठ मूर्धन्य। क्ष का उच्चारण स्थान है कंठ मूर्धन्य। अब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी और दे दिया जाए तो कैसे निकाल लोगे। कोई संयुक्त व्यंजन दे दिया जाए, उसका आपको नहीं पता है डायरेक्ट, तो क्या करना है, उसको जो वर्ड विच्छेद उसका कर लेना है, किस किस से बना है। अगर उसके उच्चारण स्थान आपको पता होंगे तो आप बिल्कुल बता लेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक। कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन बी, आभ्यंतरिक। ये वर्तनी शुद्ध से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अत्यधिक लाभ कमाने की चाहत, धन जोड़ने का बुरा लालच, अंतिम समय में पराजित होना, भारी विपत्ति आना। तो 99 के फेर से आप क्या समझेंगे, अपनी भाषा में प्रयोग करके देखिए कि वो तो 99 के फेर में पड़ गया। जैसे मोहन पढ़ाई कर रहा था लेकिन वह पढ़ाई छोड़कर 99 के फेर में पड़ गया। अब इससे क्या मतलब होगा, अत्यधिक लाभ कमाना, लाभ कमाने की चाहत तो सबको होती है। तो इसका आंसर होगा धन जोड़ने का बुरा लालच, यानी कि लालच में आ गया अब उसे धन जोड़ने का, तो इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। ये एक एग्जाम्पल मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको, इससे आप समझ जाएंगे। धन जोड़ने का बुरा लालच, ये 99 का फेर, इस मुहावरे का अर्थ है धन जोड़ने का बुरा लालच। निम्नलिखित में से किस शब्द में नए समास है,
तो ये समास तत्पुरुष समास का ही एक रूप है। नए समास तत्पुरुष समास में ही आता है। जलद है, पादप, अनंत, यथोष्ट, किसका है ये? आप बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, तो बताएं आप लोग इसमें कौन सा समास होगा, ये कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो नए समास को पहले समझ लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द होते हैं, जिस समास के पूर्व पद किसे कहेंगे? पहले पद में नकारात्मक शब्द जुड़े हुए, जैसे आ माने होता है नहीं, अन या ना, गैर, ये शब्द जुड़े हों तो उसमें नए समास होगा आपका। तो किसमें जुड़ा? अनंत, आ माने नहीं, जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, तो अनंत हो गया आपका ये, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। इस निषेधात्मक शब्द जुड़ा है ये, तो इसे क्या कहेंगे? नए समास। इस तरह आप पहचान लेंगे, आ, अन, ना, गैर, ये शब्द जुड़े हों वो नए समास कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक नियमों पर आधारित, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलताओं पर अधिकार। अब प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई क्षमताएं हैं, बच्चों की भाषा कैसे विकसित होगी, तो कैसे विकसित होती है? अब छोटा बच्चा है वो कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। तो ऐसे ही जब वो विद्यालय में जाएगा तो अनुकरण करके ही सीखेगा। अनुकरण करके मतलब नकल करके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। भाषा अनुकरण की कुशलताओं पर अधिकार करके भाषाई क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन डी। वाल्मीकि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदी का, अवधी, संस्कृत या ब्राह्मी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, सी अवधी, ब्राह्मी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते होंगे। कभी कभी रामचरितमानस की पूछ ली जाती है, रामचरितमानस की भाषा पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेंगे जो रामायण की भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, और मैंने भी संस्कृत साहित्य की क्लास ली थी, उसमें बताया था संस्कृत साहित्य का आदि ग्रंथ जो है, आदि काव्य किसे कहेंगे? संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रामायण को कहेंगे। तो रामायण की कैसी भाषा होगी? संस्कृत। रामायण की संस्कृत भाषा है। ऑप्शन बी आपका सही है। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं, और जो रामचरितमानस है इसकी भाषा कोई पूछे तो अवधी बतानी है आपको। ये नोट कर लीजिएगा, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और ये किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। अगला आपका प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। तो जो शब्दानुशासन है ये व्याकरणिक ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है आपका। तो इसे किसने लिखा है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, आचार्य हेमचंद्र ने। शब्दानुशासन के लेखक हैं आचार्य हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्निमेष का अर्थ है, अब शब्द को समझें, और कभी शब्द समझ में ना आए तो उसका शब्द विच्छेद करके देख लें कि अर्थ अलग अलग करके देख लें, तो शायद हमें, अगर प्रश्न नहीं आ रहा होगा फिर भी एक दिमाग में आइडिया बन जाएगा और हम सही टिक कर सकते हैं। तो निर्निमेष का अर्थ है बिना भयभीत हुए, कांति रहित, बिना पलक झपकाए, कुछ भी शेष न रहे। तो हम इसका वर्ड जो संधि विच्छेद करेंगे, वर्ड विच्छेद नहीं संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, शब्दों का विच्छेद करेंगे। निर्निमेष, निर्निमेष। तो निर्माने मा होता है नहीं या बिना, बिना के लिए लगाते हैं, ये उपसर्ग है बिना,
और निमेश माने होता है पलक। तो बिल्कुल आप एकदम टिक कर देंगे इसका अर्थ निकाल के। बिना भयभीत हुए, कांति रहित, बिना पलक झपकाए, कुछ भी शेष ना रहे। निर्माण होता है बिना और निमेश माने होता है पलक। बिना पलक झपकाए, ऑप्शन सी आपका सही है। निर्निमेश का अर्थ है बिना पलक झपकाए। अगला प्रश्न है आपका, लोहा सोना चांदी कहलाते हैं। ये बिल्कुल सरल सवाल है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आएंगी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। इससे संबंधित कोई पदार्थ आ जाए तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। द्रव में कौन आएगा? पानी, तेल, ऐसे। और ठोस में सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, ये शब्द किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। गैस, धुआं या किसी गैस का नाम ऑक्सीजन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में जो पत्रिकाएं आती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों की तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित करना, छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो आपको क्या सही आंसर लग रहा है? तो विद्यालय पत्रिका पढ़ेंगे बच्चे तो उनकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, कल्पना भी बढ़ेगी और मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। उनकी भाषा और शैली भी, यानी आप कोई भी पत्रिका पढ़ रहे हैं तो भाषा और शैली सुव्यवस्थित हो जाती है कि कौन से शब्द किस तरह प्रयोग होते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है। और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग होगा, नई नई कविताएं, कहानियां, ये चीजें पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट जागेगा, अनुराग उत्पन्न होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहेंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल है? आंसर भी करते रहिए और चेक भी करते रहिए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तो कालु हाक जनु लावा। तुम्हें तो कालू हाक, हाक में ये वाली चंद्र बिंदी होगी, जनु लावा। ये पंक्ति कहाँ से आ गई? ये कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपने पढ़े थे, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। इसमें मैंने आपको कल की क्लास में अलंकार की कुछ अलंकारों की पहचान बताई थी, जब प्रश्न सॉल्व करवा रहे थे, आपके प्रश्न हल करवा रहे थे तब। उपमा अलंकार की क्या थी? सा, सी, से। जब कभी तुलना करें तो वहां पर उपमा अलंकार आएगा, सा, सी, से, सदृश्य। उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा जब मनु मानो, यहां जब मान लिया जाए, मानो, मनु मानो या मानो, जानो, जानहु, जनु, ये शब्द आए वो उत्प्रेक्षा अलंकार में। और अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों की है वो आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, ता ऐसे आ जाए। तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए, ता शब्द की आवृत्ति हो रही हो। जब आवृत्ति होती है वर्णों की आवृत्ति जहां हो वहां अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप हो जाए, यानी उसको मान ही लिया जाए। जैसे उपमा अलंकार में हम कहें मुख चंद्र सा है, तो हमने कहा मुख चंद्र जैसा है। उत्प्रेक्षा में हम कहेंगे मुख मानो चंद्र जैसा है ना। और रूपक अलंकार में डिफरेंस इन तीनों में कैसे कर पाएंगे कि रूपक है, उपमा है? इसमें हम कह देंगे मुख चंद्र सा नहीं, मुख चंद्रमुखी, ये कहते हैं चंद्रमुखी, यानी मुख कैसा हो गया? चंद्रमा के समान ही हो गया, चंद्रमुखी हम जब कह दें तो रूपक अलंकार में आएगा। तो आपका तुम तो कालू हाक जनु लावा, तो जन शब्द आ गया, तो आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के समय ये पंक्ति बोली गई है, ये चौपाई है, एक रामचरितमानस से ली गई है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा,
ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, तुम तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुला रहे हो। तो ये संवाद है, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद में आपको बिल्कुल इनकी मात्राएं पता होनी चाहिए। तो सुन सिया, तो इसमें हम पहले मात्राएं गिन लें, फिर देखते हैं कि सोठा है, चौपाई है, दोहा है या वर्बे है। तो आपको मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए, किस तरह मात्राएं हम लगाते हैं इसमें। एक मात्रा, दो, सिय में एक, सत्य, सत्य में दो लगेंगे, आधा वर्ड भी जुड़ा है और या भी है। संयुक्त वर्ड में हम दो मात्रिक मानते हैं उसे। आशीष में ये लघु, इसमें दीर्घ मात्रा होगी, ये एक है हमारी, ये दो और ये भी दो। तो यहाँ तक कितनी हो गई? एक और एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एक चरण में 16 मात्राएं, इसमें भी देख लेते हैं। दो, एक, 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 दो, एक मात्रा, इसे लघु और दीर्घ मात्राएं बोलते हैं। लघु और गुरु जिसे कहते हैं, लघु और गुरु। इस पे गुरु वाली लगेगी, इस पे एक, इस पे डबल, इस पे भी डबल। ठीक है, तो गिन लेते हैं इसमें कितनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इधर भी 16 है। तो 16 मात्राएं किस में होती हैं? तो 16 मात्राएं आपकी चौपाई में होती हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। 4 चरण होते हैं चौपाई में और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सोठा में क्या होता है? सोठा ये दोहे का उल्टा होता है, तो पहले दोहा का ही देख लें। दोहा में 4 चरण होते हैं। तो ए पहला, तीसरा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है और ये चौपाई कैसा है? सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद पहले और तीसरे चरण में, इसमें कितनी मात्राएं होंगी दोहे में? 11 मात्राएं पहले, और ये ऐसे तीसरा चरण, और यहाँ 2 चरण लिखे हो तो तीसरा चरण 11 मात्राओं का है, दूसरा और चौथा चरण आपका 13 मात्राओं का है, 13। और इसी का उल्टा सोठा होता है, दोहे का उल्टा। तो इसमें क्या होगा? एक में और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। और दोहा में कितनी मात्राएं होंगी आपको बता दी। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। इस तरह याद कर लीजिएगा। इसमें 13, दोहा सोठा देख लीजिए। जो सोठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। इसकी मात्राओं का ज्ञान रखना आपको बहुत जरूरी है। बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बरवे बा से 12। ये पहचान है, थोड़ी सी आइडिया एक बन जाता है। भाषा अर्जन क्षमता, अगला प्रश्न है आपका। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? जीन पियाजे से, स्किनर से, पावलव से, नोम चोम्स्की से। तो जीन पियाजे आपने साइकोलॉजी में पढ़े होंगे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। पावलव ने कुत्तों पर, इनका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी इसकी, पावलव की। नोम चोम्स्की हैं जो, वो भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। तो आपका ये प्रश्न है एक, ये आपका बाल विकास का प्रश्न भी आ गया, साइकोलॉजी का भी प्रश्न आ गया। नोम चोम्स्की किससे संबंधित है? भाषा अर्जन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलगा से गंगा के लेखक का नाम क्या है? तो बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, राजेंद्र प्रसाद। इन चारों में से कौन से होंगे बताइए। तो बोलगा से गंगा के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी आपका सही है। इन्होंने हिंदी में सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किए थे। यात्रा वृत्तांत को लिखा था इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। अगला आपका प्रश्न है, कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। ये पर्यायवाची काफी पूछे जा रहे हैं आपके प्रश्न परीक्षा में। परिभृत
पिक, पारावत, चंचरीक। तो परभृत किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं परभृत। ये नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही थोड़े से अलग से हटके आते हैं पर्यायवाची आपके। पिक भी कोयल को कहते हैं और चंचरीक कहते हैं भ्रमर को। तो ये नोट कर लीजिएगा, चंचरीक भ्रमर को कहते हैं, परभृत कोयल को। तो आपका बचा पारावत। तो पारावत आपका कपोत। पारावत किसे कहेंगे? कपोत को। कपोत मतलब कबूतर। और कबूतर के अन्य भी हैं, रक्तलोचन, ये परीक्षा में आ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। रक्तलोचन, हरित, हरित भी इसे कहते हैं। रक्तलोचन, हारित, पारावत, ये कपोत शब्द के पर्यायवाची हैं। यड़ संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद करिए। मत प्लस ऐक्य। तो आ प्लस ए बन गई बड़ी ए। तो कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। यड़ संधि पूछी जा रही है। अति प्लस उत्तम, संधि विच्छेद करके देख लीजिए, अति उत्तम। तो ई प्लस उ बन गया यू। तो यड़ संधि में ये आता है, ई को या, ई बन जाती है या, उ बन जाता है वा, और आपका री, जो री है वो बन जाता है रा। ये यड़ संधि की पहचान है। सयन, सयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, से प्लस अन। तो आपका ऑप्शन बी सही है, अति उत्तम। यड़ संधि की पहचान है इको या, उको वा, रिको रा। सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। सम्मुख माने सामने, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ए, ऑप्शन ए उन्मुख, ऑप्शन बी विमुख, प्रमुख और अधिमुख। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, विमुख। और आज की क्लास का लास्ट सवाल है, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण एवं श्रवण से, पठन पाठन से, चिंतन एवं मनन से, अध्ययन और अध्यापन से। तो भाषा का प्रारंभिक बोध कैसे होगा? किससे होगा? आप देखिए, अनुकरण से एवं श्रवण से। अनुकरण माने होता है कि किसी पीछे दोहरा रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, उसका नकल कर रहे हो। श्रवण से सुनने से, पठन या पाठन से। प्रारंभिक बोध कैसे होगा? पढ़ तो पाएगा नहीं बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होगा, वो क्लास में पहली बार आ रहा है, तो क्या पढ़ना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा। चिंतन एवं मनन, एक छोटा सा बच्चा कितना चिंतन कर सकता है? अध्ययन और अध्यापन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही होगा? अनुकरण एवं श्रवण से। छोटे बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके ही सीखते हैं, श्रवण और सुन के सीखते हैं। जैसे आपके घर में भी कोई बच्चा होगा, आप कोई बात कहते हैं तो उसको दोहराते हैं और ये जो सुनेंगे वही बोलेंगे। तो बच्चे का जो प्रारंभिक बोध होता है भाषा का, वो अनुकरण और श्रवण से होता है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और चेक करें अपने क्वेश्चन कितने आपने आंसर सही हल किए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।